अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर रिहैब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी दोस्त आयशा अख्तर। इस प्लेटफॉर्म से हम बात करते हैं उन तमाम मौज़ूआत के बारे में जो कि आम इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, मसलन ज़हनी सेहत, माशरती मसाइल और बिलखुसूस एडिक्शन और उनके हल के बारे में। हमारा आज का मौजू भी एडिक्शन से मुताल्लिक़ आगाही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस सिद्रा नौरीन, जो कि लाहौर रिहैब टीम का हिस्सा हैं और बतौर साइकोलॉजिस्ट अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। वेलकम टू द शो मिस सिद्रा। थैंक यू सो मच। मिस सिद्रा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि नशा क्या है बेसिकली, ताकि हमारे सुनने वालों को ये जानने में आसानी मिले। देखिए, नशा ना सिर्फ किसी चीज़ का बार बार इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के दिमाग में केमिकल चेंजिंग्स आती हैं और वो फिर चेंजिंग इंसान की सोच में, उसके बिहेवियर में, उसके मूड में और डिसीजंस लेने में काफ़ी गहरा असर करती हैं। ठीक है, तो ये खुद इख्तियारी अमल होता है। अगर इसी इक़साम की बात करें तो इसके अंदर अल्कोहल जो है वो भी एडिक्शन में आती है। अल्कोहल, आइस, ड्रग्स, परफ्यूम और अदर जो साइकोटिक ड्रग्स हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसका इंटेक किया जाए तो वो भी एडिक्शन के ज़मरे में आता है। मिस सिद्रा, जैसे कि आपने अभी बात की कि नशे के इस्तेमाल की वजह से इंसान के ब्रेन में केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो काइंडली ये बताइएगा कि क्या नशा एक बीमारी है या ये कोई मॉरल फेलियर है या ये बुरी आदत है? नशा बीमारी भी है और आदत भी है, लेकिन ये बाकी आदतों से काफ़ी मुख्तलिफ और ख़तरनाक है। देखिए, नशा शुरू में तो एक आदत होती है, क्योंकि आदत इसलिए कि इंसान उस चीज़ को वक्ती खुशी या शौक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली तब तक कोई बीमारी नहीं बनी होती, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो इंसान की एक हैबिट होती है, आदत होती है, वो उसकी बीमारी में तब्दील हो जाती है। बीमारी में इसलिए तब्दील हो जाती है क्योंकि इंसान को रोज़मर्रा के कामों में, एक्टिविटीज़ में उसको वो चीज़ बार बार इंटेक करना ज़रूरी लग रही होती है, उसको उस चीज़ की तलब हो रही होती है। तो फिर जब वो आदत बन जाती है तो उसको उस चीज़ से खुद से निजात नहीं मिल सकती, उसको उस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर हम WHO को देखें तो WHO के अकॉर्डिंग नशा एक मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान के दिमाग के फैसला करने वाले हिस्से होते हैं, उसको ये काफ़ी हद तक मुतासिर करता है। मिस सिद्रा, क्या नशे का रुझान किसी खास उम्र के लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है या किसी भी उम्र में ये इंसान को मुतासिर कर सकता है? ये बेसिकली नशे का जो रुझान होता है वो 15 से 30 ईयर के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसी दौरान नौजवान जो अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं, उन डिसीजंस में उनके कैरियर का डिसीजंस होता है, हो सकता है एजुकेशन का हो सकता है या रिलेशनशिप का हो सकता है। और इन्हीं डिसीजंस के दौरान, इसी ड्यूरेशन में अगर उनको किसी फेलियर का सामना होता है या मायूसी होती है या वो उनके जो एक डिसीजंस होते हैं या फुलफिल नहीं हो पाते, तो वो जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। फिर जब जहनी दबाव का शिकार होती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नौजवान एडिक्शन की तरफ हैं। लेकिन मौजूदा जो दौर चल रहा है उसमें बच्चे भी इस चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं। वो इस तरह से कि जो पंचायत फरोश होते हैं वो बच्चों को इस चीज़ का एडिक्ट करते हैं, उनसे पहले नशा इस्तेमाल करवाते हैं, फिर नशा इस्तेमाल करवा के जब वो उस चीज़ का आदी हो जाते हैं तो उनसे इलीगल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो गया या उनसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। मिस सिद्रा, समटाइम ये चीज़ भी सामने आती है कि फैमिली हिस्ट्री होती है और जिसकी वजह से एक बच्चे को अर्ली एक्सपोजर मिल रहा होता है एक ड्रग का, तो क्या बच्चे भी मतलब इसी वजह से ये वजह भी हो सकती है बच्चों का एडिक्शन में आ जाना? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एडिक्ट होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, इंसान किसी भी एज में जाके इस चीज़ का एडिक्ट हो सकता है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं होती कि इंसान इस एज में ही के फिक्स है कि वो इस एज में जाके एडिक्शन स्टार्ट करेगा, किसी भी एज में वो स्टार्ट कर सकता है। तो नशा जो है वो किस तरह इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करता है या ज़िंदगी के किन किन पहलुओं को मुतासिर करता है? नशा इंसान की ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं को मुतासिर करता है। उन पहलू में उसके माशी पहलू हैं, माशरती पहलू हैं, समाजी हैं, ज़हनी हैं, जिस्मानी हैं और यहाँ तक कि अज़दवाजी ज़िंदगी को भी काफ़ी हद तक मुतासिर करता है और इसके मनफी असरात होते हैं। मिस सिद्रा, जैसे आपने अभी काफ़ी पहलुओं के बारे में बात की कि नशा ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर कर रहा होता है, तो काइंडली हमें ये बताएं कि क्या नशा ज़हनी सेहत को भी मुतासिर करता है और अगर करता है तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? नशा ज़हनी सेहत को बुरी तरह से मुतासिर करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स में सीरोटोनिन और डोपामिन वगैरह शामिल होते हैं। तो नशा जो है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल होता है उसको जाके अनबैलेंस कर देता है, और जब न्यूरोट्रांसमीटर अनबैलेंस होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जो ज़हनी बीमारियां हैं वो उस चीज़ का
सबब बनती हैं, काज बनती हैं। तो अगर ज़हनी बीमारियों की बात करें तो उसमें जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है या डिसऑर्डर कह लें आप, वो होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट साइकोसिस में भी चले जाते हैं, और इसे क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होती है तो स्लीप डिसऑर्डर भी इसका काज बन सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत से लोग नशे का शिकार हो चुके हैं, नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, खानदान तबाह हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में नाउमीदी और मायूसी बढ़ रही है। तो अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या नशे का इलाज मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो किन तरीकों से ये इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, नशे का इलाज मुमकिन है, लेकिन एक मुसलसल अमल है जिसमें वक्त, सब्र और सही गाइडलाइन और हेल्प की ज़रूरत होती है। हज़ारों लोग हर साल इस चीज़ का इलाज करवा के मंशार से निजात हासिल करके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अब अगर इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज जो है वो एक प्रोफेशनल सेटिंग में एक वेल क्वालिफाइड टीम की निगरानी में किया जाता है। उस टीम में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उस टीम में साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं और फिजिशियन भी होते हैं। तो अब वो टीम होगी, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसी दौरान पेशेंट को विथड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन, इनके रिहैब का। उसमें पेशेंट को बेसिकली नशा छोड़ने, दोबारा इस्तेमाल ना करने और नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग में डिफरेंट टाइप्स की जो है वो थेरेपीज यूज़ की जाती हैं, अप्लाई की जाती है। उसमें मोस्ट कॉमन थेरेपी जो यूज़ की जाती है वो CBT है, DBT है। इसके अलावा सेशंस दिए जाते हैं, उसमें इंडिविजुअल सेशन होते हैं, ग्रुप सेशन होते हैं, काउंसलिंग होती है, और इसके साथ साथ फैमिली की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है, इसलिए हम फैमिली की काउंसलिंग भी साथ साथ करते रहते हैं। उसके बाद प्रोसेस आता है मेडिकेशन का। मेडिकेशन का काम क्या होता है? मेडिकेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर का एक लेवल अनबैलेंस होता है, मेडिकेशन जाके उसके लेवल को वापस बैलेंस पे लेके आती है। ट्रीटमेंट के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है फॉलोअप और सपोर्ट थेरेपी का। पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद हम उनको फॉलोअप सेशंस पे बुलाते हैं। वो सेशन 15 डेज बाद भी हो सकता है, 20 डेज बाद भी हो सकता है और 1 मंथ बाद भी हो सकता है। तो उसमें हम पेशेंट के साथ साथ उनकी फैमिली को भी इंगेज करते हैं। मिस सिद्रा, जैसे कि आपने बात की कि नशा एक ज़हनी और जिस्मानी बीमारी है, ये उम्र के किसी भी हिस्से में इंसान को मुतासिर कर सकती है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर करती है या उन पर असरअंदाज होती है। तो इस मौजू के इख्तिताम पे आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज या उम्मीद देना चाहेंगे? एंड में मैं नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि नशा इस्तेमाल करने से ना सिर्फ नशा इस्तेमाल करने वाला मुतासिर हो रहा होता है, बल्कि उससे जुड़े जो लोग होते हैं, उससे जो माशरा होता है, जो फैमिली होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी उससे काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा होता है। वजह इसके कि आप उस इस्तेमाल करने वाले से नफरत करें, उसको तनकीद का निशाना बनाएं या उसको इग्नोर करें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसकी हेल्प करें और उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएँ। याद रखें, नशा एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का मौजू पसंद आया होगा। अगर आप या आपका कोई प्यारा इस मर्ज का शिकार है तो आज ही हमारे माहिरीन से राब्ता कीजिए। याद रखिए, बात करना पहला कदम है और हर कदम से उम्मीद जिंदा होती है। शुक्रिया।